आज इस क्लास में हम लोग लोक प्रशासन के क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आज लोक प्रशासन विषय पर यह हम लोगों का 7वां क्लास है और इस क्लास में हम लोग लोक प्रशासन के क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले इस बात को समझिए, लोक प्रशासन के क्षेत्र से हमारा क्या तात्पर्य है। इसी को इंट्रोडक्शन कहा जाता है। लोक प्रशासन के क्षेत्र से तात्पर्य है लोक प्रशासन के अंतर्गत किन किन गतिविधियों को समाहित किया जाता है और लोक प्रशासन विषय के अंतर्गत किन किन गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है। लोक प्रशासन के अंतर्गत जिन जिन गतिविधियों को आप समाहित करेंगे, लोक प्रशासन विषय के अंतर्गत उन्हीं गतिविधियों का आप अध्ययन भी करेंगे। अब आगे आइए, लोक प्रशासन के क्षेत्र को समझने से पहले आपको फिर प्रशासन की परिभाषा पर चलना पड़ेगा। प्रशासन की परिभाषा क्या है? निश्चित साझा उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोगों के एक समूह के द्वारा किया जाने वाला सहयोगात्मक प्रयास प्रशासन है। अब आप ऐसा कीजिए कि ये जो दो अवयव हैं इनको एक साथ कर दीजिए और ये जो पहला अवयव है इसको अलग कर दीजिए। तब अब आप प्रशासन को फिर से परिभाषित कीजिए। किसी निश्चित साझा उद्देश्य के लिए लोगों के एक समूह के द्वारा किया जाने वाला सहयोगात्मक प्रयास प्रशासन है। मतलब प्रशासन के अंतर्गत कुछ उद्देश्य होता है, कुछ कार्य होता है और प्रशासन के अंतर्गत उन कार्यों को किया जाता है। मतलब प्रशासन के अंतर्गत एक चीज होता है क्या करें और दूसरा चीज होता है कैसे करें। अगर आप यहां तक समझ गए कि प्रशासन के अंतर्गत कुछ कार्य होते हैं और उनको किया जाता है, अर्थात प्रशासन के अंतर्गत पहला चीज होता है क्या करें और दूसरा चीज होता है कैसे करें। अगर आप इन दो बातों को समझ गए तब आप आगे प्रशासन के क्षेत्र को आसानी से समझ सकते हैं। अब मैंने यहां बोर्ड पर प्रशासन के लोक प्रशासन के क्षेत्र के अध्ययन के संबंध में जो भी दृष्टिकोण है उनको हमने यहां पर लिखा है और पहले हम इनके बारे में आपको एक संक्षिप्त विवरणी देंगे, फिर उसके बाद एक एक को उठाकर इसका विस्तृत विवरणी देंगे। देखिए, ये सबसे पहला दृष्टिकोण है। इसको PO-CCC या पोस्ट कॉर्ब दृष्टिकोण भी कहा जाता है और यह प्रशासन के केवल तकनीक के बारे में अध्ययन करता है, अर्थात प्रशासन में काम को कैसे किया जाता है यह केवल इसी बात का अध्ययन करता है। और लोक प्रशासन के शुरुआती चरण में इस दृष्टिकोण का काफी बोलबाला था और इसी के अनुसार लोक प्रशासन का क्षेत्र निर्धारित भी होता था। अब दूसरा दृष्टिकोण है पोस्ट कॉर्ब सह विषय वस्तु दृष्टिकोण। यह इसके बाद का दृष्टिकोण है। कुछ दिनों के बाद इस प्रथम दृष्टिकोण का विरोध होने लगा और अभी हमने आपको समझाया था कि प्रशासन के अंतर्गत दो चीजें होती हैं, कुछ कार्य होते हैं और उसको किया जाता है। अर्थात प्रशासन के अंतर्गत एक चीज होता है क्या और दूसरा चीज होता है कैसे। प्रशासन के अंतर्गत एक चीज होता है क्या करें अर्थात विषय वस्तु, अर्थात कौन सा कार्य करें,
और दूसरा चीज होता है कैसे करें, अर्थात करने की टेक्निक या तकनीक। तो ये पहला दृष्टिकोण कैसे करें इस तकनीक को केवल बताता था। तब इस दूसरे दृष्टिकोण में यह कहा गया कि केवल तकनीक जानने से नहीं होगा, बल्कि क्या करना है इस चीज का भी अध्ययन किया जाना चाहिए। और जब क्या और कैसे दोनों को मिलाइएगा, तब जाकर आपका लोक प्रशासन का विषय वस्तु संपूर्ण होगा, या लोक प्रशासन का क्षेत्र सही मायने में निर्धारित होगा। अब उसके बाद ये अगला दृष्टिकोण है संकुचित दृष्टिकोण या नैरोअर अप्रोच। लोक प्रशासन में मूल रूप से सरकार के द्वारा कार्य किया जाता है, मतलब लोक प्रशासन मुख्य रूप से सरकार का प्रशासन है और सरकार के 3 अंग होते हैं। तो यह जो दृष्टिकोण है यह कहता है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकार की केवल कार्यपालिका शाखा के कार्यों का अध्ययन किया जाना चाहिए। मतलब कार्यपालिका शाखा के अंदर क्या और कैसे का अध्ययन किया जाना चाहिए। अब यह जो विस्तृत दृष्टिकोण है यह कहता है कि नहीं, लोक प्रशासन सरकार का प्रशासन है और सरकार के जब 3 अंग हैं तो इन तीनों अंगों को लोक प्रशासन में शामिल किया जाना चाहिए। अर्थात इन तीनों अंगों के अंतर्गत क्या किया जाता है और कैसे किया जाता है इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। अब यहां तक भी विद्वानों को संतुष्टि नहीं हुई। अब 1990 के बाद जैसे ही नवीन लोक प्रबंधन, गुड गवर्नेंस का सिद्धांत, लोक चयन उपागम, ये सभी जो अर्थवादी दृष्टिकोण आए, इन सभी दृष्टिकोणों ने, और लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन का जो अप्रोच आया 1990 के बाद, इन सभी दृष्टिकोणों ने यह कहा कि लोक प्रशासन में केवल अकेले सरकार कार्य नहीं करती, अर्थात सरकार के 3 अंग तो काम करते ही हैं, सिविल सोसाइटी, एनजीओ और प्राइवेट लोग भी काम करते हैं। तो सरकार के अंतर्गत, मतलब लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकार के तीनों अंग, सिविल सोसाइटी, एनजीओ, निजी संस्थान और निजी संस्थानों के द्वारा क्या किया जाता है और कैसे किया जाता है इसका भी अध्ययन करना चाहिए। मतलब सरकार के तीनों अंग, सिविल सोसाइटी, एनजीओ और निजी संस्थानों के अंतर्गत भी जो कार्य किए जाते हैं और कैसे किए जाते हैं, मतलब इनके व्हाट और हाउ, क्या और कैसे को लोक प्रशासन में शामिल किया जाना चाहिए। और अभी सबसे प्रभावी दृष्टिकोण यही है। अब चलिए इनको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये काफी आसान होगा आपको आंसर लिखने में, और इसी फ्लो में आप एक एक करके आंसर को लिखेंगे। पहले इंट्रोडक्शन देंगे, फिर एक पैराग्राफ इस पर लिखेंगे, दूसरा इस पर, तीसरा इस पर, चौथा इस पर, पांचवा इस पर, और 6वें पैराग्राफ में आपको अपने मंतव्य के साथ विश्लेषण देना होगा। आप जो भी मंतव्य देना चाहते हैं उसके साथ आपको अपना तर्क देना होगा, और इस प्रकार यह उत्तर आपका बहुत ही संतुलित होगा। अब मैं यहां से इसको मिटाकर इधर लिख लेता हूं और यहां एक एक करके एक एक का विस्तृत विश्लेषण करूंगा ताकि आपको ठीक से समझ में आ जाए। अब हम लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में जो प्रथम दृष्टिकोण है हम उसको देखेंगे, और प्रथम दृष्टिकोण है POCCC या पोज्ड कॉर्ब दृष्टिकोण। देखिए, इस सिद्धांत का प्रतिपादन हेनरी फायोल और लूथर गुलिक नामक विद्वान के द्वारा किया गया था।
हेनरी फायोल ने इस पीओ ट्रिपल सी सिद्धांत का किया था और लूथर गुलिक ने इस पोस्डकॉर्ब सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये दोनों सिद्धांत एक ही जैसे हैं या एक ही कैटेगरी में है। यह सिद्धांत लोक प्रशासन के प्रबंधकीय दृष्टिकोण से प्रभावित है, अर्थात लोक प्रशासन के अंतर्गत केवल प्रबंधन या मैनेजर के कार्यों को ही रखा जाना चाहिए, इस दृष्टिकोण से प्रेरित है यह लोक प्रशासन के क्षेत्र का दृष्टिकोण। तीसरा, यह दृष्टिकोण लोक प्रशासन विषय के शुरुआती चरण में काफी प्रसिद्ध था और काफी दिनों तक लोक प्रशासन विषय के अंतर्गत इस दृष्टिकोण का बोलबाला रहा था। देखिए, पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए पीओ ट्रिपल सी का क्या मतलब है और पोस्डकॉर्ब का क्या मतलब है। देखिए, पी का मतलब होता है प्लानिंग, ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजिंग, सी का मतलब होता है कमांड, सी का मतलब होता है कंट्रोल और सी का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन। पी प्लानिंग मतलब योजना बनाना, ओ ऑर्गेनाइजिंग मतलब संगठन बनाना, सी कमांड मतलब आदेश देना, सी कंट्रोल मतलब नियंत्रित करना और सी कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय करना। अब यहां पे इसको समझिए, पी मतलब प्लानिंग योजना बनाना, ओ मतलब ऑर्गेनाइजिंग संगठन बनाना, एस मतलब स्टाफिंग मतलब स्टाफ की भर्ती नियुक्ति आदि जो चीजें होती हैं उसे करना, डी मतलब डायरेक्टिंग मतलब निर्देश देना, सीओ मतलब कोऑर्डिनेटिंग मतलब आपस में तालमेल बिठाना या समन्वय करना, आर मतलब रिपोर्टिंग रिपोर्ट करना या रिपोर्ट लेना और बी माने बजटिंग मतलब बजट बनाना। अब इन कार्यों को जो मैंने गिनाया आप देख लीजिए, ये सभी कार्य प्रबंधकीय प्रकृति के कार्य हैं। ये सभी कार्य प्रबंधकीय प्रकृति के कार्य हैं। अब आगे चलिए, इस दृष्टिकोण का यह मानना है कि प्रशासन के अंतर्गत अर्थात लोक प्रशासन के अंतर्गत केवल प्रबंधकीय प्रकृति के कार्यों को ही शामिल किया जाना चाहिए और प्रबंधकीय प्रकृति के कार्य गिने चुने होते हैं और वे मूल रूप से अगर इस सिद्धांत को देखिए तो मात्र 7 प्रकार के प्रबंधकीय कार्य होते हैं और इसी को केवल प्रशासन के अंतर्गत रखा जाना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि यह दृष्टिकोण प्रशासन के अंतर्गत कार्यों को कैसे किया जाता है केवल इसी बात को रखने की वकालत करता है और प्रशासन के अंतर्गत क्या किया जाता है इस बात को रखने की वकालत नहीं करता। और दूसरा, यह सिद्धांत यह भी कहता है कि प्रशासन के अंतर्गत कैसे कार्य किया जाता है ये भी मात्र गिने चुने हैं और ये बस 7 कार्य हैं जो पोस्डकॉर्ब में हमने समाहित कर दिया है और लोक प्रशासन का क्षेत्र इतना ही होना चाहिए। अर्थात लोक प्रशासन के अंतर्गत प्रशासन में कार्यों को कैसे करें उसकी 7 तकनीकें हैं और इन्हीं 7 तकनीकों के अध्ययन तक सीमित होना चाहिए और इसके अंतर्गत प्रशासन की विषय वस्तु के अध्ययन की बात नहीं की गई। अब देखिए, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि प्रशासन में कुछ कार्य होते हैं, इसी को व्हाट
मतलब आपको क्या करना है, तो कुछ कार्य है, और इनको कैसे करेंगे, ये हुआ कैसे करें, मतलब हाउ, मतलब करने की तकनीक। अब प्रशासन में कुछ कार्य होता है और उसको करने की कुछ तकनीक होती है, अर्थात प्रशासन में व्हाट होता है, क्या करें, ये व्हाट हुआ, और कैसे करें, ये हाउ हुआ। ये दोनों बातें होती हैं प्रशासन में, क्या करें और कैसे करें। लेकिन यह जो PO/CCC या पोस्टकॉर्प का सिद्धांत है या दृष्टिकोण है, यह दृष्टिकोण सिर्फ इतना कहता है कि प्रशासन के अंतर्गत कैसे का अध्ययन किया जाना चाहिए, मतलब कार्यों को कैसे किया जाए या कार्यों को कैसे कराया जाए, केवल इस चीज का अध्ययन लोक प्रशासन के अंतर्गत करना चाहिए, और क्या कार्य करना है इसके बारे में लोक प्रशासन के अंतर्गत अध्ययन नहीं करना चाहिए। और दूसरा, यह सिद्धांत यह भी कहता है कि कार्यों को कैसे कराया जाए, इसके गिने चुने 6-7 तकनीक हैं जो इस एक्रोनीम के अंतर्गत समाहित हैं। इन्हीं 6-7 तकनीकों का अध्ययन लोक प्रशासन के अंतर्गत किया जाना चाहिए, और इस सिद्धांत के प्रतिपादक हेनरी फायोल और लूथर गुलिक हैं, और यह सिद्धांत लोक प्रशासन की प्रकृति के प्रबंधकीय दृष्टिकोण से प्रभावित सिद्धांत है, उसी से प्रेरित सिद्धांत है, और शुरू में इस सिद्धांत का काफी बोलबाला रहा था। और जैसा कि मैंने बताया कि इन्होंने कहा कि प्रशासन के अंतर्गत क्या करना है इसको नहीं अध्ययन किया जाए या इसको नहीं रखा जाए, बस प्रशासन के अंतर्गत कैसे कार्यों को किया या कराया जाए इसी को रखा जाए, और इसी का अध्ययन जो है वो किया जाना चाहिए, अर्थात प्रशासन में हाउ या तकनीक का अध्ययन किया जाना चाहिए। अब धीरे धीरे इस सिद्धांत का विरोध होने लगा, और यह कहा गया कि प्रशासन के अंतर्गत केवल हाउ का अध्ययन उचित नहीं है, और यह लोक प्रशासन के संपूर्ण क्षेत्र को नहीं परिभाषित कर सकता। दूसरी एक बात ये भी आने लगी कि यदि सबसे पहली बात ये कही गई इसमें कि यह केवल तकनीक या हाउ की बात करता है, व्हाट की बात नहीं करता, और जब तक आप व्हाट को नहीं जानेंगे, मतलब क्या काम करना है इसको नहीं जानेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो लोक प्रशासन सही मायने में पूर्ण नहीं होगा। क्योंकि प्रशासन शिक्षा के लिए काम करता है, स्वास्थ्य के लिए काम करता है, सड़क बनाता है, डिफेंस के लिए काम करता है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए काम करता है, पुलिसिंग, कई प्रकार के काम करता है। तो लोक प्रशासन के अंतर्गत यदि इन कार्यों का ही अध्ययन नहीं किया जाए और केवल तकनीकों का अध्ययन किया जाए, यह उचित नहीं है। तो पहला विरोध ये हुआ कि लोक प्रशासन के अंतर्गत केवल तकनीकों का, हाउ का, मतलब कैसे कार्य को कराएं, केवल इसी का अध्ययन किया जाए, यह उचित नहीं है। लोक प्रशासन का मूल हृदय तो वह कार्य या वह सेवाएं हैं जो सरकार जनता को देती है, और मतलब लोक प्रशासन के अंतर्गत वह कार्य, वह सेवाएं अर्थात विषय वस्तु हैं जो सरकार जनता को देती है, और इस विषय वस्तु का अध्ययन किया जाना चाहिए। और दूसरा इसका विरोध इस आधार पर किया गया कि अगर ये कहा जाए, इस तकनीक को माना भी जाए, तो पोस्टकॉर्प के अंतर्गत जो 7 तकनीकें कही गई हैं, ये केवल 7 ही तकनीक संपूर्ण प्रशासन की तकनीक नहीं है।
इसके बाहर भी प्रशासन की तकनीक है। और तीसरा विरोध इसलिए इस आधार पर किया गया कि ये 7 जो तकनीकें हैं इनकी भी प्रकृति विषय वस्तु के अनुसार बदल जाएगी। अगर आप मिलिट्री में जाएंगे तो इसकी प्रकृति बदल जाएगी, अगर आप शिक्षा विभाग में जाएंगे और स्वास्थ्य विभाग में जाएंगे तो इसकी प्रकृति बदल जाएगी। मतलब इसका 3 आधार पर विरोध हुआ। पहला कि लोक प्रशासन के अंतर्गत केवल तकनीक या कैसे का अध्ययन नहीं किया जाना चाहिए, यह संपूर्ण लोक प्रशासन नहीं है। इसके अंतर्गत यह संपूर्ण प्रशासन नहीं है, बल्कि सरकार कई प्रकार की सेवाएं देती है लोगों को और इसे विषय वस्तु के रूप में लोक प्रशासन के अंतर्गत समाहित किया जाना चाहिए। दूसरा, ये तकनीक संपूर्ण तकनीक नहीं है, इसके बाहर भी और कई तकनीकें हैं। और तीसरा, इन तकनीकों की प्रकृति भी अलग अलग जगहों पर बदल जाती है। अब इसी के आधार पर लोक प्रशासन के अंतर्गत दूसरा दृष्टिकोण आया, वो आया पोस्ट कॉर्ब सह विषय वस्तु दृष्टिकोण। पोस्ट कॉर्ब सह विषय वस्तु दृष्टिकोण मतलब अब ये दूसरा दृष्टिकोण जो आया वो हो गया पोस्ट कॉर्ब सह विषय वस्तु दृष्टिकोण। और इस दृष्टिकोण का समर्थन विद्वानों के द्वारा किया गया। इस दृष्टिकोण के अंतर्गत इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन के अंतर्गत प्रशासन की तकनीक और प्रशासन की विषय वस्तु दोनों के अध्ययन करने पर बल दिया गया। अर्थात व्हाट और हाउ मतलब क्या और कैसे, इन दोनों बातों के अध्ययन पर बल दिया गया। यह दृष्टिकोण दूसरा वाला पहले दृष्टिकोण का एक परिमार्जित रूप है, या पहले दृष्टिकोण की जो कमियां थी उससे सीख ली गई और उस दृष्टिकोण की कमियों से सीखते हुए यह नया दृष्टिकोण तैयार किया गया। और यह दृष्टिकोण पोस्ट कॉर्ब सह विषय वस्तु दृष्टिकोण है। और इस दृष्टिकोण के अंतर्गत प्रशासन की तकनीकें मतलब कैसे कार्य को करें और प्रशासन की विषय वस्तु अर्थात क्या कार्य करें, इन दोनों के अध्ययन को लोक प्रशासन में समाहित करने की वकालत की गई, ताकि लोक प्रशासन के अंतर्गत कार्य को कैसे करें इसको भी पढ़ा जा सके और लोक प्रशासन के अंतर्गत क्या कार्य को करें इसको भी पढ़ा जा सके। और जब दोनों को पढ़ा जाएगा तब इसे जब दोनों को पढ़ा जाएगा तब लोक प्रशासन की जो तकनीकें हैं वो विषय वस्तु के अनुसार और बेहतर हो जाएंगी। इस लाइन को फिर से बोलता हूं, इस दृष्टिकोण के अंतर्गत इस दृष्टिकोण के अनुसार लोक प्रशासन के अंतर्गत प्रशासन की तकनीकें अर्थात कार्य को कैसे करें और प्रशासन की विषय वस्तु अर्थात क्या कार्य करना है, इन दोनों का अध्ययन करने की वकालत की गई। और इससे जब कैसे करें और क्या करें दोनों का एक साथ अध्ययन करेंगे तो प्रशासन की जो तकनीकें हैं कैसे करें यह विषय वस्तु के अनुसार बेहतर और परिमार्जित होती जाएंगी और लोक प्रशासन संपूर्णता की ओर भी जाएगा। अगर विषय वस्तु का आप अध्ययन करिएगा
तो उसको कैसे करें, ये तकनीकें भी परिमार्जित और बेहतर होती जाएंगी, आप बेहतर तकनीक भी समझ पाएंगे। और जब क्या और कैसे दोनों को पढ़ेंगे तो विषय की संपूर्णता भी होगी। और इसलिए पोस्ट कॉर्प सह विषय वस्तु दृष्टिकोण आया। और इस दृष्टिकोण के दो लोग समर्थक हैं, पहला है लेविस मेरियम और दूसरा है मार्शल डिमो। याद रखिएगा, ये पूछा जाता है इस दृष्टिकोण के समर्थक। तो एक है लेविस मेरियम और दूसरे हैं डिमॉक, मार्शल डिमॉक। मार्शल डिमॉक, लेविस मेरियम और मार्शल डिमॉक, ये दो विद्वान हैं जिन्होंने पोस्ट कॉर्प सह विषय वस्तु दृष्टिकोण का समर्थन किया। और इस समर्थन का मूल उद्देश्य था कि जब लोक प्रशासन में क्या और कैसे दोनों का अध्ययन कीजिएगा, अर्थात प्रशासन की तकनीक और विषय वस्तु दोनों का अध्ययन कीजिएगा, तब विषय वस्तु के अनुसार प्रशासन की तकनीकें और बेहतर रिफाइंड की जा सकेंगी। और दूसरा, क्या और कैसे दोनों का अध्ययन करेंगे तब लोक प्रशासन अपनी संपूर्णता में आएगा। और इस प्रकार लेविस मेरियम और मार्शल डिमॉक महोदय ने इस सिद्धांत का समर्थन किया। अब इसके बाद हम लोक प्रशासन के क्षेत्र के तीसरे दृष्टिकोण, तृतीय दृष्टिकोण को देखते हैं। यह तृतीय दृष्टिकोण है संकुचित दृष्टिकोण। अब देखिए, लोक प्रशासन सरकार का प्रशासन है। लोक प्रशासन मुख्य रूप से सरकार का प्रशासन है। और जब लोक प्रशासन सरकार का प्रशासन है तो सरकार के तो तीन अंग हैं। एक है, सरकार के तीन अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। तब यह जो दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण का यह कहना है कि लोक प्रशासन सरकार का प्रशासन है और इसमें मुख्य रूप से सरकार के कार्यपालिका शाखा का अध्ययन किया जाना चाहिए। इस सिद्धांत के जो मुख्य समर्थक विद्वान हैं वे विद्वान हैं हर्बर्ट साइमन, लूथर गुलिक, हेनरी फायोल, ऑडवे टीड और डब्ल्यूएफ विलोबी। इनके नाम ऐसे ही टेढ़े हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। पहला है साइमन, दूसरा है गुलिक, तीसरा है फायोल, चौथा है ऑडवे टीड और पांचवा है विलोबी। ये पांच विद्वान हैं जो मूल रूप से प्रशासन के, लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में इस संकुचित दृष्टिकोण या नैरोअर अप्रोच का समर्थन करते हैं। और इनका कहना है कि लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकार के केवल कार्यपालिका शाखा का अध्ययन किया जाना चाहिए और यह राजनीति प्रशासन द्विविभाजन का जो दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण पर आधारित है, क्योंकि प्रशासन मुख्य रूप से कार्यों को करना होता है। प्रशासन, राजनीति प्रशासन द्विविभाजन के सिद्धांत के तहत प्रशासन मुख्य रूप से कार्यों को करना होता है और सरकार के अंतर्गत कार्यों को करने का कार्य कार्यपालिका करती है। फिर से सुनिए, यह सिद्धांत राजनीति प्रशासन द्विविभाजन के सिद्धांत से प्रेरित है और राजनीति प्रशासन द्विविभाजन का सिद्धांत यह कहता है, फिर सुनिए, यह सिद्धांत
राजनीति प्रशासन द्विविभाजन के सिद्धांत से प्रेरित है, क्योंकि राजनीति प्रशासन द्विविभाजन का सिद्धांत यह कहता है कि प्रशासन कार्यों को करना है, एग्जीक्यूशन ऑफ लॉ प्रशासन है, मतलब कार्यों को करना प्रशासन है, और सरकार में कार्यों को करने का कार्य कार्यपालिका शाखा करती है। इसीलिए लोक प्रशासन के अंतर्गत केवल सरकार की कार्यपालिका शाखा को रखा जाना चाहिए और लोक प्रशासन विषय के अंतर्गत केवल सरकार के कार्यपालिका शाखा का अध्ययन किया जाना चाहिए। लेकिन इस बात को समझिए, क्या यह जो कार्यपालिका शाखा है यह निरंकुश है? क्या यह इन लोगों से नियंत्रित नहीं है? मतलब विधायिका और न्यायपालिका से नियंत्रित नहीं है? ऐसा तो है। कार्यपालिका शाखा कहीं ना कहीं विधायिका और न्यायपालिका से नियंत्रित होती है। आपने भी सुना है चेक एंड बैलेंस का थ्योरी है, एक दूसरे को संतुलित, नियंत्रित और संतुलित करते रहते हैं। प्रत्येक अंग दूसरे अंग को नियंत्रित भी करता है और संतुलित भी करता है। इसी को चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत कहा जाता है। मतलब आप ऐसे देख लीजिए, ये तीनों अंग इस तरह से होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये तीनों एक दूसरे पर नियंत्रण और संतुलन रखते हैं। इसी को चेक एंड बैलेंस का सिद्धांत कहा जाता है। प्रत्येक शाखा अन्य दो शाखाओं पर नियंत्रण और संतुलन रखता है, प्रत्येक शाखा अन्य दो शाखाओं पर नियंत्रण और संतुलन रखता है। मतलब ये चेक एंड बैलेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। और जब ये चेक एंड बैलेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है तो कार्यपालिका शाखा तो निरंकुश या स्वतंत्र हुई नहीं। तब केवल कार्यपालिका शाखा का अध्ययन करके लोक प्रशासन को बेहतर तरीके से नहीं समझा जा सकता। इसलिए फिर इस दृष्टिकोण का परित्याग किया गया। अब इसके बाद विस्तृत दृष्टिकोण सामने आया, जो कि यह चौथा दृष्टिकोण है। यह चौथा विस्तृत दृष्टिकोण सामने आया। यह दृष्टिकोण यह कहता है कि लोक प्रशासन सरकार का प्रशासन है और सरकार के तीन अंग हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। और ये तीनों अंग स्वतंत्र या निरंकुश नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे से संतुलित हैं। और हालांकि एग्जीक्यूशन का कार्य मुख्य रूप से कार्यपालिका शाखा के द्वारा किया जाता है, लेकिन उसके एग्जीक्यूशन के कार्य में दो अन्य शाखाएं विधायिका और न्यायपालिका नियंत्रण और संतुलन की भूमिका निभाती हैं। हालांकि पहली बात तो यह है, यह सिद्धांत यह कहता है कि लोक प्रशासन सरकार का प्रशासन है और सरकार के तीन अंग हैं, अतः तीनों अंगों के प्रशासन को शामिल किया जाना चाहिए। दूसरा, यह सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि हालांकि प्रशासन कार्यों को करना है और सरकार में कार्यों को करने का काम मुख्य रूप से कार्यपालिका शाखा ही करती है, लेकिन कार्यपालिका शाखा के द्वारा जो कार्य किया जाता है वह सरकार के दो और अंग विधायिका और न्यायपालिका के द्वारा नियंत्रित और संतुलित किया जाता है। मतलब कार्यपालिका
प्रशासन के कार्यों को करती है, ठीक बात है, लेकिन उसके इस कार्य को विधायिका और न्यायपालिका के द्वारा नियंत्रित और संतुलित करके रखा जाता है। इसलिए जब तक कार्यपालिका का विधायिका और न्यायपालिका के साथ संबंध और इनके द्वारा कैसे इसको नियंत्रित और संतुलित किया जाता है इसका अध्ययन नहीं करेंगे, तब तक लोक प्रशासन का अध्ययन पूरा नहीं होगा। इसलिए हमें लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकार के तीनों शाखाओं का अध्ययन करना चाहिए, अर्थात लोक प्रशासन के दायरे में सरकार के तीनों शाखाओं को लाना चाहिए। मतलब सरकार के तीनों शाखाओं के व्हाट और हाउ का अध्ययन करना चाहिए। मतलब सरकार के तीनों शाखाओं के अंतर्गत क्या किया जाता है और कैसे किया जाता है इसका अध्ययन हमें करना चाहिए, तभी लोक प्रशासन अपनी पूर्णता में आएगा। फिर से इस लाइन को सुनिए। जो इसके पिछले वाला संकुचित दृष्टिकोण था उसने कहा कि सरकार के केवल कार्यपालिका शाखा के व्हाट और हाउ का अध्ययन कीजिए। मतलब सरकार के केवल कार्यपालिका शाखा के अंतर्गत क्या किया जाता है और कैसे किया जाता है इसका अध्ययन कीजिए। अब यह विस्तृत दृष्टिकोण कहता है कि नहीं, सरकार के तीनों अंगों के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों और कैसे किया जाता है तकनीकों, इन दोनों का अध्ययन कीजिए। अर्थात सरकार की तीनों शाखाओं के अंतर्गत व्हाट और हाउ का अध्ययन कीजिए। सरकार के तीनों शाखाओं के अंतर्गत क्या किया जाता है और कैसे किया जाता है, अर्थात सरकार के तीनों शाखाओं के व्हाट और हाउ का अध्ययन जब कीजिएगा तब जाकर लोक प्रशासन का संपूर्ण क्षेत्र कायम होगा। और इस सिद्धांत के समर्थक हैं एल.डी. व्हाइट, टिफनर, मार्शल डिमॉक, एल.डी. व्हाइट, टिफनर, मार्शल डिमॉक और फेलिक्स और निग्रो। 4 लोगों का नाम याद रखिए, मार्शल डिमॉक, फिफनर, फेलिक्स और निग्रो और एल.डी. व्हाइट। एल.डी. व्हाइट, मार्शल डिमॉक, फिफनर और फेलिक्स और निग्रो, इन 4 लोगों का नाम याद रखिए। हम 5वां नाम वुडरो विल्सन का इसमें नहीं बोल रहे हैं। आप देखिएगा ये 5वां नाम वुडरो विल्सन का भी लिया जाता है। इस विस्तृत दृष्टिकोण में एल.डी. व्हाइट, मार्शल डिमॉक, फिफनर और फेलिक्स और निग्रो, फिर से सुनिए, एल.डी. व्हाइट, मार्शल डिमॉक, फिफनर और फेलिक्स और निग्रो, इन 4 के अलावा 5वां नाम वुडरो विल्सन का भी लिया जाता है। लेकिन मैं वुडरो विल्सन का नाम यहां पे नहीं ले रहा हूं। इसके पीछे मेरा अपना रीजन ये है कि वुडरो विल्सन ने ही तो राजनीति प्रशासन द्विविभाजन का तर्क दिया था। वुडरो विल्सन ने ही तो राजनीति प्रशासन द्विविभाजन का तर्क दिया था। इसलिए मेरे अनुसार इस सिद्धांत के समर्थन में आप 4 ही आदमी का नाम लिखिएगा। एल.डी. व्हाइट, पिफनर, फेलिक्स निग्रो और मार्शल डिमॉक, इन्हीं 4 लोगों का नाम मेरे समझ से आप इसके अंतर्गत लिखिएगा। अब आइए 5वां और अंतिम दृष्टिकोण, यह है आपका आधुनिक दृष्टिकोण। 5वां, 5th, ये है मॉडर्न या आधुनिक दृष्टिकोण। आपको मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं कि 1990 के बाद लोक प्रशासन में न्यू पब्लिक मैनेजमेंट और गुड गवर्नेंस का काल आया।
मतलब नवीन लोक प्रबंधन और अच्छे अभिशासन का काल आया। इस समय लोक चयन उपागम की भी बात की गई। इस समय निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण की भी बात की गई। अब देखिए 1990 के बाद में नवीन लोक प्रबंधन, अच्छा अभिशासन, लोक चयन उपागम और निजीकरण, उदारीकरण तथा वैश्वीकरण के सिद्धांत का बोलबाला रहा और सभी विकसित और विकासशील देशों में इन सिद्धांतों का काफी बोलबाला रहा। तब लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में एक नया दृष्टिकोण उभर कर सामने आया और उस दृष्टिकोण को मॉडर्न दृष्टिकोण या आधुनिक दृष्टिकोण कहा जाता है। मतलब यह जो लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में आधुनिक दृष्टिकोण है, यह दृष्टिकोण मुख्य रूप से इन कुछ सिद्धांतों, नवीन लोक प्रबंधन, गुड गवर्नेंस, लोक चयन उपागम, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण, इन कुछ सिद्धांतों की उपज है यह आधुनिक दृष्टिकोण। और मुख्य रूप से लोक प्रशासन में 1990 के बाद इस आधुनिक दृष्टिकोण का बोलबाला हुआ, जब लोक प्रशासन में इन सिद्धांतों का बोलबाला हुआ। अर्थात लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में इस आधुनिक दृष्टिकोण का जन्म 1990 के बाद हुआ, जब लोक प्रशासन के अंतर्गत इन नए सिद्धांतों का बोलबाला रहा और लोक प्रशासन के क्षेत्र के संबंध में यह आधुनिक दृष्टिकोण लोक प्रशासन के इन दृष्टिकोणों की उपज है। अब देखिए इस काल में हुआ ये कि सरकार को कॉन्ट्रैक्ट किया गया, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण, लिबरलाइजेशन, उदारीकरण और वैश्वीकरण, इनका बोलबाला रहा। तो इस काल में अधिक से अधिक मात्रा में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण किए गए और सरकार के कार्यों को सिविल सोसाइटी और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को दिए गए। इसका मतलब यह हुआ कि लोक प्रशासन के अंतर्गत अब जब तक सिविल सोसाइटी और निजी संस्थानों के कार्यों का अध्ययन आप नहीं करेंगे, तब तक लोक प्रशासन अपनी संपूर्णता में नहीं आएगा। तब इस दृष्टिकोण के अंतर्गत, लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकार के तीनों अंग प्लस सिविल सोसाइटी, एनजीओज और निजी संस्थान तक के कार्यों को समाहित करने पर बल दिया गया और आज यही सिद्धांत सबसे प्रभावी है। इस सिद्धांत को कल्याणकारी दृष्टिकोण भी कहा जाता है, क्योंकि राज्य के कल्याणकारी स्वरूप के कारण ही सरकार को अपने कार्यों को सिविल सोसाइटी, एनजीओ और निजी संस्थान को देना पड़ा। इसीलिए इसको कल्याणकारी दृष्टिकोण भी कहा जाता है और यह सबसे बृहद दृष्टिकोण है। और इस दृष्टिकोण के अंतर्गत सरकार के तीनों शाखाओं, सिविल सोसाइटी और एनजीओ और निजी संस्थान के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों और उनके तकनीकों के अध्ययन की बात की गई। अर्थात यह दृष्टिकोण सरकार के तीनों अंगों, सिविल सोसाइटी और एनजीओ और निजी संस्थान के व्हाट और हाउ का अध्ययन करता है और यही सिद्धांत भी प्रभावी है। और इस सिद्धांत के मुख्य समर्थक विद्वान हैं निग्रो, फेलिक्स निग्रो महोदय। अब अगर पूरा क्लास सुनने के बाद आपको लगता है कि यह क्लास आपके लिए उपयोगी है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।